हेलो फ्रेंड्स। सो ये हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है। कल हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस। हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमने जाना था केमिकल इक्वेशन क्या है, उसके टाइप्स, हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और हमने ये भी देख पढ़ा था कल कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आज हम कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलिए पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किस वजह से होती है? जब अलग अलग कंपाउंड और अलग अलग एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हो, तो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में अलग अलग तरीके से कंबाइन हो सकते हैं या अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। सो इस बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। सो हमारा रिएक्शन का फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले लिखते हैं हम। सो हमारा फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो जब किसी रिएक्शन में दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए, टू और मोर रिएक्टेंट्स से सिर्फ जब हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिले, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स से हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिले, तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। व्हेन टू और मोर reactants react together to form a single product, it is known as combination reaction. So इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो मैंने कहा था दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट दें, हम उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो एलिमेंट और कंपाउंड के बेसिस पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी 3 सब टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट्स को ई से और कंपाउंड्स को सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड कंपाउंड्स, तो हमारा फर्स्ट सब टाइप इज एलिमेंट टू एलिमेंट। जब एक कंपाउंड, यहाँ पे इतना याद रखिएगा, प्रोडक्ट हमेशा एक कंपाउंड ही होगा। कभी भी दो चीज़ जुड़ने से छोटी चीज़ नहीं बन सकती, हमेशा बड़ी चीज़ ही बनेगी। तो एलिमेंट चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, प्रोडक्ट हमेशा एक कंपाउंड ही होगा। तो एलिमेंट जब यहाँ पे रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे जब रिएक्टेंट्स सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स हो, जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ के कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट टाइप हो गया। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे H2+O2 गिव्स H2O। ठीक है, जब यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाए तो उसे एलिमेंट टू एलिमेंट टाइप कहेंगे। सेकेंड टाइप इज कंपाउंड टू कंपाउंड। जब आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बनाए तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड टू कंपाउंड टाइप। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा एक कंपाउंड ही है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ कंपाउंड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, एक तो ये एग्ज़ाम में आपको हेल्प आउट करेंगे। थर्ड सब टाइप है कंपाउंड टू एलिमेंट टाइप। जब कंपाउंड एक एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाए, देखिए फिर से ये प्रोडक्ट एक कंपाउंड ही है। तो एग्जांपल देखते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स, अब देखिए यहाँ पे ये एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, लेकिन बना प्रोडक्ट एक कंपाउंड। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। सो अब हमारा सेकेंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन नाम से ऐसा लग रहा है कि कुछ टूटने का होगा। सो इस एग्जैक्टली इसमें यही होता है, जब एक रिएक्टेंट एक या दो प्रोडक्ट्स में टूटता है, दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूटता है, तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डेफिनेशन इसकी लिख देती हूँ। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स into two or more products and is known as decomposition। आप नोट्स मेरे साथ ही बनाते चलिए। अब इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। सपोज एक कंपाउंड ए है, तो वो टूटेगा दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स में। सो अब सोचने वाली बात यह है कि ये टूटेगा कैसे, जब यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो वो टूटेगा कैसे। सब आपने सोचा कि हाँ, जब यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो ये टूट क्यों रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ तोड़नी होती है तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है उसे तोड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए भी यहाँ पे कोई एनर्जी प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से ये टूट रहा है। सो ये एनर्जी थ्री फॉर्म्स में हो सकती है। यहाँ पे जो भी एनर्जी प्रेजेंट होगी ये थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकती है। या तो ये हीट हो, हीट एनर्जी हो, या ये लाइट एनर्जी हो, सनलाइट हो, या फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। ये सो इसी टाइप पे इसी की वजह से हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी थ्री टाइप्स हो गए। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रही हो, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रही हो तो इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट होता है, तो जो डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब जो डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से होता है उसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की वजह से हो रही हो तो हम उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर होगी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब टूटना। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। सब पहले पढ़ते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि जब हीट की वजह से हो, जब हीट एनर्जी की वजह से रिएक्टेंट टूटी तब उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि अगर कोई मेटल कार्बोनेट है और उसको हम हीट अप करें, उसको हीट मिले, तो वो अब हीट के लिए आपको बताया था कल ही कि एक हम डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब ये सारी क्या है, एंडोथर्मिक। कल ही मैंने आपको बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हीट एनर्जी हम दें, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, जितने भी हम पढ़ेंगे अभी थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर। तो अब देखिए, अगर हम मेटल कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड और हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अभी एरो हमने क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ से गैस इवॉल्व हुई। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमें इन्फॉर्मेटिव बनानी है अपनी इक्वेशन, तो इसलिए हम एक एरो अपवर्ड शो करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि गैस इवॉल्व हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सपोज मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने हीट अप किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब सेकेंड है
अगर हम किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो इसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो जब हम इसको हीट अप करेंगे, मैं नीचे लिख देती हूँ प्रोडक्ट, तो हमें मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। थर्ड है, अगर हम किसी मेटल नाइट्रेट को हाइड्रेट, पहले मैं इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ। एग्जांपल्स के लिए देख लीजिए, अगर मैं जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट अप करती हूँ तो मुझे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, और वाटर के ऊपर भी एरो बना देते हैं, क्योंकि देखिए अब हीट है तो वाटर स्टीम की फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। अब थर्ड है मेटल नाइट्रेट, तो अगर हम हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट अप करेंगे तो हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अब ये देखिए, ये वाइट कलर का होता है, ये येलो कलर का, और ये ब्राउन कलर की गैस होती है। तो अगर हमें कहीं भी ब्राउन गैस क्वेश्चन में मिल जाए, अब आप सोच रहे हैं हमने इसी में क्यों कलर बताए, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं गिव रीजंस वाले। तो वो ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर हमने किसी वाइट कलर का सब्सटेंस को हीट किया तो उसमें से ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हुई, ऐसा क्यों? तो आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, ब्राउन कलर की गैस मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इसका आइडेंटिफिकेशन आपको याद रखना है, और इनके कलर्स आपको याद रखना है, लेड ऑक्साइड येलो कलर का और लेड नाइट्रेट इस वाइट कलर, आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड लास्ट इज मेटल सल्फेट, जब हम हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अब आपको देखना है यहाँ पे हमें अभी तक ऑक्सीजन मिल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे SO2 और SO3 मिल रही है, ये भी गैसेज हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं आयरन सल्फेट, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें Fe2 मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। अब ये दोनों गैसेस जो होती हैं ये चोकिंग गैसेस होती हैं, चोकिंग गैसेस मतलब इनको सूंघते जैसे ही हमारे नाक में जाती हैं हमारा दम घुटने लगता है, तो ये चोकिंग गैसेस होते हैं। इसलिए जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब से जैसी फ्लेम निकलती है तो हम इसे अपने कभी भी नाक के पास नहीं रखते, हम इसकी फ्लेम्स को दूर हटाते हैं, इसकी चोकिंग गैस होती हैं, जैसे ही नाक के अंदर जाएंगी हमारा दम घुटने लगेगा। सो ये होता है ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है ये, और ये जलने के बाद जल ही रहा है देखिए, तो ये 30 वाइट कलर का बन जाता है। एक्चुअली में इसकी हीटिंग ऐसी नहीं होती है, होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 7H2O, H2O तो पानी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे अब इसके क्रिस्टल में पानी कैसे गीला गीला तो होगा नहीं, होता है पाउडर जैसे ही है, बट ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है,
मैं बता देती हूँ, बहुत सारे नए नए टर्म्स आ गए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब किसी फार्मूला यूनिट में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टल्स में वाटर प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिस सॉल्ट में ये प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड मतलब मॉइस्चराइज, कुछ ऐसा होता है, मॉइस्चराइज कुछ पानी जैसा, हाइड्रेटेड से ये समझते हैं। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो, उसे उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। अभी दिखने में गीले गीले नहीं होते हैं, लिक्विड नहीं होते हैं ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल सॉल्ट दिखता है। अब आप देखने से पता नहीं कर सकते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है कि नहीं। हाँ, इनकी एक ये पहचान है कि जितने भी मोस्टली हाइड्रेटेड सॉल्ट में कलर होता है, ये वाइट कलर के नहीं होते हैं। और जब इनको जलाया जाता है तो फिर ये वाइट कलर में बनते हैं। तो इसकी हीटिंग एक्चुअली ऐसे होती है। देखिए, जब शुरुआत में हम इसको हीट करेंगे तो जैसे पानी इवेपोरेट होता है, तो यहाँ पे भी ये लगभग डर्टी वाइट, इसका ब्राउन जैसा ही हो जाता है, ब्राउन ही लिख लीजिए हम, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो शुरुआत में इसमें से देखिए पानी निकल जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं पानी के। तो अब ये हो जाता है बिल्कुल वाइट कलर का, क्योंकि इसका जो कलर था वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, पानी निकल गया सारा, तो अब ये वाइट कलर का हो जाता है। और फिर जब इसको और फर्दर हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी, हमें मेटल ऑक्साइड SO2 और SO3, मैंने आपको बताया जोकिंग गैस है। अब ये ब्राउन कलर का मिल जाता है सब्सटेंस। ये आपको याद रखना है, ये इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछ सकते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, FeSO4 इसकी हीटिंग कैसे है। तो आपको ये दोनों इक्वेशंस लिखनी है, भले ना पूछा जाए कि इसमें क्रिस्टल्स हैं कि नहीं, बट आपको पूरी इक्वेशन दोनों ही लिखनी है। इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये दोनों ही लिखने हैं। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब जैसे बताया, अभी हमने फिर आयरन सल्फेट, अब ये कॉपर सल्फेट की हीटिंग देखते हैं। तो इसकी भी पहले हम हीट करेंगे, तो वैसे ही इसमें से पहले पानी निकल जाएगा, और उसके बाद फिर जब हम इसे फर्दर हीट करेंगे तो इक्वेशन के हिसाब से हमें मिल जाएगा ये कॉपर ऑक्साइड SO2 प्लस SO3। अब यहाँ पे इसके ब्लू क्रिस्टल्स थे, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट या वाइट बन जाते हैं। देखा आपने यहाँ पे कलर किया, तो अब इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये यहाँ पे चूँकि गैस है, तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी हम आयरन सल्फेट या किसी भी मेटल सल्फेट को हीट अप करते हैं तो हम चोक क्यों करने लग जाते हैं। तो ये इन गैसेस की वजह से होता है, जब SO2 और SO3 रिलीज़ होती हैं। तो अब ये जो ब्लू कलर है इसका, वो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसीलिए इसका कलर है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही ये ब्लू कलर का है। जैसे ही इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन उड़ा, वैसे ही ये वाइट कलर का बन गया। सो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड सप्लाई, जिसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। मैंने आपको बताया था ये लाइट बेसिकली यहाँ पे सनलाइट ही होती है। तो जब इसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, जब धूप में रखा हुआ कोई कंपाउंड टूट जाए, तब उसे बोलेंगे फोटोलाइसिस। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। AgCl सिल्वर क्लोराइड जब हम लाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बुक में एक और इक्वेशन गिवन है, सिल्वर ब्रोमाइड कुछ लाइट मिलती है, फिर सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है,
इसको भी जब लाइट मिलती है तो ये पानी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस ये आपको इक्वेशंस याद रखनी है, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस याद ही रखें। अब इसका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इससे ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हम कुछ कंपाउंड को धूप में, हम केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड्स अंदर, बिल्कुल अंदर डार्क एरिया में रखते हैं जहाँ पे कोई धूप एंटर ना कर सके। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ कंपाउंड्स वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फोटोलाइसिस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम उन्हें धूप में रखेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो जो ओरिजिनल कंपाउंड हमने लिया है वो कंपाउंड रहेगा ही नहीं, वो क्लोरीन गैस बन जाएगा और सिल्वर रहेगा हमारे पास। तो वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फोटोलाइसिस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम उन्हें बिल्कुल डार्क में रखते हैं ताकि उन तक धूप ना पहुंच सके, उन तक लाइट ना पहुंच सके, वरना को फोटोलाइसिस परफॉर्म कर लेगी। हमारा थर्ड टाइप है, थर्ड सब टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस। हम आपको बताते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम पानी में से करंट पास करेंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ। आपको पता होगा कि प्योर पानी इज़ अ बैड कंडक्टर। अभी ये जो पानी हम ले रहे हैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो ये जो पानी होता है इसमें हमने एसिड की 2-3 बूंदें डाली होंगी। ये एसिडिफाइड पानी होता है। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्योर पानी जो होता है, प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर। अब हमने इसमें एसिड डाल दिया तो अब ये प्योर से बन गया है इम्प्योर वाटर। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। तो अब मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम पे ड्राइंग भी मत जाइएगा, पता है थोड़ी बेकार बन रही है बट चल समझ लीजिए। तो ये जो पानी है इसमें हमने एसिड की 2-3 बूंदें डाल रखी हैं। ये एसिडिफाइड H2O है। अब यहाँ पे हम 2 कार्बन रॉड्स लेते हैं इक्वल विथ की। ये इक्वल विथ की कहीं से भी नहीं लग रही बट फिर भी ऐसा इमेजिन करिए। और ये हमारा नोड है, ये हमारा कैथोड है। होप आपका एनोड कैथोड पता होगा। ये पॉजिटिव साइड जोड़ा है तो ये एनोड है और ये कैथोड है। अब हम जब इसमें से करंट पास किया हमने तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिवली है तो ये एनोड पे हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बबल्स, अब गैस की वजह से पानी में तो बबल्स बनेंगे, तो यहाँ से अब ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिवली है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो पॉजिटिव उस पर जाके अट्रैक्ट करेगा ये, और ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ बबल्स बनेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन अब ये यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के इवॉल्व होने का अमाउंट है वो ऑक्सीजन से डबल होता है, ये इससे डबल होता है। ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे, तो वो डबल क्यों है ऑक्सीजन से। अब हम अपनी इक्वेशन पे वापस जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही मोल प्रेजेंट है। तो जब इसमें ही हाइड्रोजन के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं तो 2 मोल्स ही निकलते हैं, इवॉल्व होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन डबल अमाउंट में निकलती है ऑक्सीजन से। अब इसकी दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं।
तो हमारी दूसरी इक्वेशन है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है घर में। तो हम उसमें करंट पास करते हैं तो ये Na और Cl2 ये बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इसमें हमें Na पॉजिटिव है तो ये हमें कैथोड पे मिलता है, और Cl2 नेगेटिव है तो यहाँ पे नहीं मिलता है। अब ये दोनों बराबर बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल है दोनों का, तो ये हमें बराबर बराबर मिलता है। अब NaCl अब सॉलिड फॉर्म में हम ले नहीं सकते, सॉलिड फॉर्म में से क्रिस्टल्स में से करंट पास कैसे होगा? किसी लिक्विड से तो करंट पास हो सकता है ना, और ये कंडक्टर भी नहीं। सो अभी हम इसमें से करंट पास करवाने के लिए, कंडक्टर है लेकिन अगर इसमें करंट पास करवाना है हमें, तो हमें इससे पानी तो डाल नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसे मोल्टन फॉर्म में लेते हैं। ये एक्वस फॉर्म में पानी डाल के थोड़ा सा पतला सा घोल बना लेते हैं। तो अभी एक्वस फॉर्म में लेते हैं, फिर हम करंट पास करते हैं, हमें मिलेगा, उसके पास क्लोरीन गैस पास हो जाएगी। मोस्टली हम एक्वस ही लेते हैं, क्योंकि मोल्टन अगर हम लेंगे तो उसमें से हमें मेटल डिराइव करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसे एक्वस स्टेट में ही लेते हैं जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो ये थी हमारी 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम थोड़ी और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड डोंट स्ट्रेस, हम आपके साथ हैं। टाटा, बाय बाय। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जैसे हमारी अगली वीडियो आए आप नोटिफाई हो जाएं। और कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं पढ़ लूँगी और आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, टाटा।